नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पे जो डेली जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन मिक्स्ड जो डेली जीके जीएस के मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उस सीरीज़ को चलिए आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसका सेट नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें पिछली परीक्षा में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप जो है कि जीके जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जीके जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में लगी है, जो न्यूयॉर्क सिटी में है, उसको किस देश ने भेंट किया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस ने, ऑप्शन सी कह रहा है जर्मनी ने और ऑप्शन डी कह रहा है स्विट्जरलैंड ने। तो इसको बताना है कि किसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस ने जो है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा देख लेते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। यही जो न्यूयॉर्क सिटी में लगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यही है। तो इसके बारे में बता रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को फ्रांस ने भेंट की थी। यह प्रतिमा अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। यह एक विशाल नियोक्लासिकल मूर्तिकला है, यानी फेडरिक बार्थोडी द्वारा डिजाइन की गई थी ये, और 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित की गई। यानी कि ये कह रहा है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो यूएसए को फ्रांस ने भेंट किया था। यह जो प्रतिमा लगी है वो न्यूयॉर्क के हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर लगी है। ये द्वीप जो है इसका नाम है लिबर्टी द्वीप। लिबर्टी द्वीप पर लगा हुआ है। यह एक विशाल नियोक्लासिकल मूर्तिकला फेडरिक बार्थोडी द्वारा, यानी कि यह जो नियोक्लासिकल मूर्तिकला है यह फेडरिक बार्थोडी द्वारा डिजाइन की गई थी। और यह जो कि फ्रांस ने जो कि अमेरिका को 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित किया। तो ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में फैक्ट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है कि एलोरा गुफा के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि ये पूछ रहा है कि एलोरा के गुफा के बारे में कौन सा कथन, जो चारों कथन दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी कह रहा है इनमें से अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है इनमें से अधिक गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इनमें से जो अधिकांश गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है एलोरा गुफा में। अब देखते हैं एलोरा गुफा के बारे में थोड़ा देखते हैं। एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यही है एलोरा की गुफा। इसमें बता रहे कि एलोरा भारत में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में से 30 किलोमीटर की, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। यानी कि एलोरा गुफा जो बनवाई गई थी वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी। ये गुफा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यानी कि एलोरा की गुफा भी विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल के में शामिल किया गया है। और एलोरा में 34 गुफाएं हैं टोटल, जिसमें से 17 जो है कि हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी कि 17 यानी अधिकांश जो गुफाएं हैं सबसे ज़्यादा वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 12 गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और 5 जो है कि जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यानी कि कुल 34 गुफाओं में जो 17 हिंदू धर्म से, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जो है कि जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यही है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा की गुफा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत में जो स्थित है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वो कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अन्नामलाई पर्वत पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनाईमुड़ी पर्वत पर, ऑप्शन सी कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत पे और ऑप्शन डी कह रहा है पालनी पर्वत पे। तो इसमें बताना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है कि कहाँ मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नीलगिरी पर्वत पर जो है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में बता रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थल, यानी कि यही कह रहा है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। यानी नीलगिरी में ही डोडा बेट्टा एक चोटी है जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट में भी शामिल है। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है कि भारत के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में शामिल है। अब देखिए जो मैप में देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैप में देखते हैं। तो मैप में देखिए ये जो पूर्वी घाट है और ये जो है पश्चिमी घाट है। इन्हीं दोनों का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पर्वत है। यानी कि यही नीलगिरी जो है यहीं पे जो है कि दोनों मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है कि इसी नीलगिरी पर्वत पे मिलती है। बड़ा करके थोड़ा देखते हैं। तो यही है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो यही है चित्र, मिलन स्थल जो प्राकृतिक चित्र जो यही है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत जो है कि बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के समीप हैं। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो है कि 3 महत्वपूर्ण नदियाँ के स्रोत जो है कि बृहद हिमालय में स्थित है, जो कि मानसरोवर झील के समीप है। तो इसमें बताना है कि वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सिंधु, झेलम और सतलज। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि झेलम, सतलज, यमुना। तो यमुना तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियों का जो स्थल है वो मानसरोवर झील के पास है। तीन नदियों के बारे में देखते हैं थोड़ा आगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्रोत जो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है, जो कि सानख्वाब हिमनद है। यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास स्थित सानख्वाब हिमनद से होता है। और सतलज का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। यानी कि मानसरोवर झील का जो है कि उद्गम स्थल जो होता है, सॉरी, सतलज का उद्गम स्थल जो है कि मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से होता है। यानी कि सतलज का उद्गम स्थल जो है कि राकस ताल से है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो जो है ब्रह्मपुत्र, और कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास स्थित चिमांगयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि मानसरोवर झील के पास चिमांगयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। जो है इसके बारे में फिगर में देखते हैं। यही जो है ये है राकस ताल है और ये मानसरोवर झील है। यहीं से जो है कि नदियाँ निकलती हैं, जो कि सिंधु, सतलज, यानी कि राकस ताल से जो है कि एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। सतलज जो है राकस ताल से निकलती है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु ब्रह्मपुत्र जो निकलती हैं वो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। यही है इसमें फिगर में है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जावर खाने किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी जावर की जो खान है वो पूछ रहा है किसके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जावर की खान जो है राजस्थान में स्थित है। पूछ रहा है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है टंगस्टन के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है जस्ता के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है सीसा के लिए। तो पूछ रहा है कि जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जस्ते के लिए जो है कि जावर की खान प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जावर खान के बारे में। जावर खान के बारे में बता रहा है कि जावर खान जो है कि राजस्थान में उदयपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जावर की खान जो है उदयपुर जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तथा जावर की खान जो है कि सबसे पुराने जस्ते की खान है। यानी कि ये कह रहा है कि जावर की खान जो है कि विश्व की सबसे पुरानी जस्ते की खान है, जो यही जावर की खान है। जावर की खान जो है कि विश्व की सबसे पुरानी जस्ते की खान है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमालय के पर्वत से निकलती, सॉरी, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती हैं। यानी कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हिमाचल के पर्वत से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्यास, रावी और चिनाब। ऑप्शन बी कह रहा है रावी, चिनाब और झेलम। ऑप्शन सी कह रहा है सतलज, ब्यास और रावी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सतलज, रावी और झेलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ब्यास, रावी और चिनाब जो है कि हिमाचल के पर्वत से, यानी हिमाचल के पर्वतों से जो निकलती है नदी वो है ब्यास, रावी और चिनाब नदी है। अब देखते हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में बता रहा है कि ब्यास व रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। यानी कि ब्यास और रावी जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तथा चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनता है। यानी ये एक नदी आ रही है और ये एक नदी आ रही है। इन दोनों की नदियों के मिलने से जो चंद्रभागा नदी जो है, चंद्र और भागा दो नदियाँ हैं, जिन नदियों के मिलने से जो है कि चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये जो है ये चिनाब नदी है। और चंद्र और भागा नदियों के मिलने से जो है कि चिनाब नदी बनती है, जो है कि लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। यानी कि ये कह रहा है कि चिनाब नदी चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्र तथा भागा नदी के उद्गम स्थल लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। यानी कि चंद्र और भागा जो नदी है वो लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। तथा चिनाब नदी जो है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तथा चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तथा जिसपे सलाल और दुहस्ती बांध बने हैं। यानी चिनाब नदी पे जो है कि सलाल और दुहस्ती बांध बने हैं। तो इसके बारे में देखिए मैप में। तो मैप में देखिए यही जो है कि ये ब्यास नदी है, ये रावी नदी है और ये चिनाब नदी है। जो तीनों जो नदियाँ निकल रही हैं वो ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। यही जो है कि हिमाचल प्रदेश से, तो यानी कि ये ब्यास, ये रावी और ये चिनाब जो है कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति जो है वो रिपोर्ट अपनी किसे पेश करती है, यानी प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी कह रहा है वित्त मंत्री को, ऑप्शन सी कह रहा है संसदीय कार्य मंत्री को, और ऑप्शन डी कह रहा है संसद को। यानी कि पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संसद को जो है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में बता रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी, तथा इसकी स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी, और यह अभी भी विद्यमान है। यानी कि ये कह रहा है कि जो है कि लोक लेखा समिति की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी, जो कि 1919 के तहत हुई थी, जो 1921 में स्थापना हुई थी, जो कि अभी तक जो है कि लोक लेखा समिति विद्यमान है जी, अभी तक जो है कि लोक लेखा समिति मौजूद है। और कह रहा है कि संसद की अस्थायी समिति लोक लेखा, यानी लोक लेखा समिति जो है कि संसद की अस्थायी समिति है, जिसमें जो है कि 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य जो लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है कि राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये अपनी रिपोर्ट जो है कि संसद में लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है, यानी संसद को प्रस्तुत करती है। तो ये बता रहा है कि लोक लेखा समिति जो है कि वो अस्थायी समिति है, तथा इसमें जो है कि 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है कि 1 वर्ष का होता है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है कि लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। तो यही लोक लेखा समिति के बारे में बता रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो है कि कह रहा है कि जब बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है टोकन ग्रांट कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है अनुपूरक ग्रांट कहते हैं, तथा ऑप्शन डी कह रहा है वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो इसमें बताना है कि लोग जब बजट के पारित होने से पहले जो है कि संसद द्वारा अग्रिम अनुदान जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी बजट के पारित होने से पहले ही कुछ अनुदान जो है कि संसद द्वारा सरकार को दिया जाता है, उससे पूछा है कि उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं वोट ऑन अकाउंट के बारे में। वोट ऑन अकाउंट के बारे में बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से बजट जो है कि निर्धारित समय से पहले, कह रहा है कि किसी अपरिहार्य कारण से जो कि बजट निर्धारित समय से प्रस्तुत नहीं हो पाता है। यानी कि ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा कोई कारण हो गया जिसके कारण जो है कि बजट जो है कि जो निर्धारित समय है उस पर प्रस्तुत नहीं हो पाता है। तो इस अंतराल की अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए, यानी जब बजट पेश नहीं हो पा रहा है तो इस अंतराल की अवधि में बजट व्यय के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। इस अंतराल की अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय के अनुरूप अग्रिम अनुदान को संसद द्वारा स्वीकृत करा लिया जाता है। इसे तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। कह रहा है कि जो है कि बजट अगर किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं हो पाया, समय से प्रस्तुत नहीं हो पाया, तो अनुमानित व्यय के अनुरूप, यानी कि जितना अनुमान है उसके अनुरूप जो है कि संसद द्वारा कुछ अनुदान जो है कि पारित करा लिया जाता है, जिसे तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। यानी कि कुछ जो है कि पैसा पारित करा लिया था संसद द्वारा, जिसे तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, जो बजट प्रस्तुत होने से पहले ही पारित करा लिया जाता है। अब चलते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विधायिका विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है। यानी कि शिक्षा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में सम्मिलित है। ऑप्शन ए कह रहा है संघ सूची में, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य सूची में, ऑप्शन सी कह रहा है समवर्ती सूची में, और ऑप्शन डी कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों में, यानी अवशिष्ट शक्तियों में। यानी कि कह रहा है कि शिक्षा जो है किस में सम्मिलित है, संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, या अवशिष्ट शक्ति में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अब इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया। यानी 7वीं अनुसूची में जो है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा के बारे में जो है कि 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची में है, जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यानी कि शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची का विषय, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार है कानून बनाने का। अब चलते हैं आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है। यानी कि ये पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन ए करा है भाग 10 में, ऑप्शन बी करा है भाग 11 में, ऑप्शन सी करा है भाग 9 में, और ऑप्शन डी करा है भाग 13 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा उसको आप कमेंट में दीजिएगा। इस तरह हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए और उसके बारे में डिस्कस भी कर लिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है। यानी कि ये कह रहा है कि फ्लाई ऐश जो है
एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है यही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है थर्मल पावर प्लांट द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है तेल शोधक कारखानाओं द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है उर्वरक संयंत्रों द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रिप माइनिंग द्वारा। यानी कि ये पूछ रहा है कि फ्लाई ऐश जो उत्पन्न होता है पर्यावरणीय प्रदूषण वो किससे उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो है कि फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। अब देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बता रहा है कि फ्लाई ऐश बहुत सी चीज़ों को जलाने से निर्मित होती है। जो महीन कण होते हैं, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से उड़ने वाली राख जिसमें सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण का कार्य करते हैं। यानी कि ये कह रहा है फ्लाई ऐश जो है कि पावर प्लांटों में जो है कि कोयलों के जलाने से जो है कि जो राख निकलती है, महीन महीन जो राखों के कण निकलते हैं, महीन कण जो होते हैं उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। यही जो है कि फ्लाई ऐश है। जो महीन महीन कण होते हैं जो वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, जो कि पावर प्लांटों द्वारा जो है कि कोयलों के जलाने से निकलते हैं। यही जो पावर प्लांट है इसके जलाने से जो राख निकलती है ये इसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। यानी पावर प्लांटों में जलाने से जो कोयलों को राख निकलती है, यही जो महीन कण होते हैं इसी को फ्लाई ऐश कहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उथली झील जिनमें अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं कहलाती है। यानी कि वो उथली झील जो कम गहरी हो जिसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है परपोषित कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है सुपोषी कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है मध्यपोषी कहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है अल्पपोषी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी सुपोषी कहते हैं उसे। अब देखते हैं इसके बारे में। यही जो झील है इसी को सुपोषी झील कहते हैं। कह रहा है कि सुपोषी झील में जलीय पौधे शैवाल अधिक वृद्धि करते हैं। यही जो है झील जिसमें ऊपर जो है कि पानी के ऊपर शैवाल बन गए हैं इसी को जो है कि सुपोषी झील कहते हैं, और जल की सतह को ढक लेते हैं। शैवाल श्वसन क्रिया के लिए जल की अधिकांश ऑक्सीजन अपने उपयोग में ले लेते हैं और उसमें जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी सुपोषी झील जो होती है जिसमें जल के ऊपर जो है अधिक मात्रा में जो है कि ये शैवाल जम गए हैं जो पानी से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, जिसमें जलीय जीव जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है सुपोषी झील में। यही जो है हमारी सुपोषी झील है जिसके पानी के ऊपर जो है कि शैवाल जम गए हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का पशु चिन्ह क्या है। यानी कि ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का पशु चिन्ह जो है कि क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है डॉल्फिन है, ऑप्शन बी कह रहा है कंगारू है, ऑप्शन सी कह रहा है चीता है और ऑप्शन डी कह रहा है जॉइंट पांडा है। तो WWF का बताना है कि पशु चिन्ह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जॉइंट पांडा जो होती है, जॉइंट पांडा जो है कि WWF का पशु चिन्ह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही जो है कि WWF का प्रतीक चिन्ह जो है WWF का यही है जिसमें पांडा जो है कि अंदर है। तो कह रहा है कि 1962 में IUCN के एक सहायक संगठन वन्य जीव कोष यानी WWF विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की स्थापना जो की गई थी 1962 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसका पशु चिन्ह जॉइंट पांडा है। यानी कि इसका जो चिन्ह जो है कि जॉइंट पांडा है जिसकी स्थापना जो है कि 1962 में की गई थी और इसका जो है कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि विलुप्त स्पीसीज यानी जाति के पादप जीन्स संचित किए जाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि विलुप्त स्पीसीज जो होते हैं, विलुप्त स्पीसीज के पादप जीन्स संचित किए जाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि विलुप्त जो स्पीसीज हो गए, जो पादप हो गए जिनके जीन जो है स्टोर किए जाते हैं, उसे जहाँ स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जीन लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है जीन बैंक में स्टोर किए जाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है उद्भिजालक यानी हार्बेरियम में स्टोर किए जाते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जीन लाइब्रेरी में जो है कि विलुप्त स्पीसीज के पादप जीन को संचित किए जाते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में बता रहा है कि किसी प्राणी या पादप के संपूर्ण जीनोम को जीन लाइब्रेरी में संरक्षित रखा जाता है। यानी कि किसी भी प्राणी या पौधे के संपूर्ण जीनोम को जो है कि जीन लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा जाता है, यानी संरक्षित करके रखा जाता है। जबकि जीन बैंक में जो होता है वो उत्तम जीन वाले पौधों के पादप जीन को संचित किया जाता है। यानी कि जो है कि जीन बैंक में जो है कि जो उत्तम जीन के पौधे होते हैं या प्राणी होते हैं उनके जीन को जो है कि जीन बैंक में संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि मृदा क्षरण यानी अपरदन अधिक होता है जब। यानी कि ये कह रहा है कि मृदा क्षरण कब अधिक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिक वर्षा होती है तब, ऑप्शन बी कह रहा है वर्षा नहीं होती है तब,
ऑप्शन सी कह रहा है कम वर्षा होती है तब, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि मृदा क्षरण जो है कि अधिक कब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन ये, अधिक वर्षा जब होती है तभी मृदा अपरदन यानी मृदा कटाव होता है। अब देखते हैं इसके बारे में। यही जो पानी जा रहा है, जो मृदा कट रही है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ये जो कटा है अधिक बारिश आने के कारण, बाढ़ आने के कारण ये जो मृदा का कटाव हो गया है, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। कह रहा है कि मृदा अपरदन जो है अधिक वर्षा के कारण होती है जिसमें कटाव अधिक होता है, यानी कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो मृदा पानी के बहने से जो मृदा कट के बह जाती है पानी के साथ, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ये जो है कि मृदा अपरदन हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूर्य प्रिय पौधे हैं, यानी सूर्य प्रिय पौधे कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी कह रहा है सियोफाइट्स, ऑप्शन बी कह रहा है सियोफाइट्स, ऑप्शन सी कह रहा है हेलियोफाइट्स, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑटोट्राफस। यानी इसमें बताना है कि सूर्य प्रिय पौधे कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी हेलियोफाइट्स जो होते हैं वो सूर्य प्रिय पौधे होते हैं। इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में उगने वाले पौधे जो होते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं, एवं छायादार स्थान पर उगे जो क्षारीय माध्यम में उगते हैं पौधे उसे हेलोफाइट्स कहते हैं, तथा छायादार स्थान पर उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहते हैं। जबकि हेलियोफाइट्स जो होते हैं, जो हेलियोफाइट्स होते हैं, उस सूर्य की रोशनी में उगने वाले पौधे होते हैं। ये जो है खुले मैदान में जो ये पौधा उगा है, इसी को हेलियोफाइट्स कहते हैं। और जो है कि छायादार में उगे हैं, ये जो है छायादार में उगे हैं, इन्हें जो कहते हैं हेलोफाइट्स कहते हैं। जो छायादार स्थान पे उगे हैं इसे सियोफाइट्स कहते हैं। ये जो है सियोफाइट्स है, ये जो है हेलियोफाइट्स है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के खून के नमूने में होता है, यानी कि डायबिटीज़ से जो व्यक्ति पीड़ित है उसके खून में किसका क्या होता है, यानी कि उसके खून के सैंपल में क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सुक्रोज होता है, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन सी कह रहा है ग्लूकोज होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, तीनों होते हैं डायबिटीज़ वाले मरीज के खून में। अब देखते हैं आगे। आगे बता रहा है कि डायबिटीज़ से जो पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होते हैं। अग्नाशय से स्रावित होने वाली इंसुलिन हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने के कारण यह बीमारी होती है, यानी अग्नाशय से जो इंसुलिन स्रावित होती है उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, तभी जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ होती है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त कराने में कठिनाई होती है, तो मधुमेह के रोगी को पेशाब बार बार आता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उन्हें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा उन्हें थकान आता है और बार बार पेशाब आती है। ऐसा जो होता है उसे डायबिटीज़ के मरीज को होता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि डीजल तेल का गुण डीजल इंजन से निर्धारित किया जाता है। डीजल तेल का जो है कि गुण जो है कि डीजल इंजन से निर्धारित किया जाता है किस तरह। तो ऑप्शन ए कह रहा है तेल संगठन द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है C10 संख्या द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है मिलाए गए संयोजकों द्वारा। तो इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी C10 संख्या द्वारा जो कि डीजल के गुण को पहचाना जाता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बता रहा है कि डीजल तेल का गुण जो है कि डीजल इंजन में निर्धारित C10 संख्या द्वारा मापा जाता है, यानी कि ये कह रहा है कि डीजल तेल का जो कि क्वालिटी जो है कि डीजल इंजन में निर्धारित C10 संख्या द्वारा मापा जाता है। C10 संख्या जो होती है प्रज्वलन के दौरान जो है कि डीजल इंजन की दहन गुणवत्ता की माप है, यानी C10 संख्या जो है कि प्रज्वलन यानी जलने के दौरान जो है कि डीजल इंजन के दहन गुणवत्ता की माप है, यानी कि डीजल इंजन के जरने के गुण को जो है कि C10 संख्या कहते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मुगलन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, यानी पूछ रहा है कि मुगलन घाटी जो है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि किन्नौर जिले में, ऑप्शन बी कह रहा है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन बी कह रहा है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन सी कह रहा है कुल्लू में, और ऑप्शन डी कह रहा है चंबा में। तो इसमें बताना है कि मुगलन घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी किन्नौर जिले में जो है कि मुगलन घाटी स्थित है। अब इसके बारे में देखते हैं। यही जो फिगर में जो दिख रहा है किन्नौर जिले का, यही जो मुगलन घाटी है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है कि पौराणिक किन्नरों की भूमि किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित सुंदर नगर है। मुगलन घाटी इसी जिले में स्थित है, यानी कि कह रहा है कि किन्नौर जिला जो है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित सुंदर एक नगर है जिसमें जो है कि मुगलन घाटी स्थित है। अब आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन ए कह रहा है वर्धा से, ऑप्शन बी कह रहा है साबरमती से, ऑप्शन सी कह रहा है खेड़ा से, और ऑप्शन डी कह रहा है अहमदाबाद से। तो
इसमें बताना है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी साबरमती से जो है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया था। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो कह रहा है कि 12 मार्च 1930 को जो है कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ अपने नहीं गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की। इस दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है कि नमक कानून का उल्लंघन करना था। इस कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, यानी दांडी मार्च को जो है कि नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, जिसमें जो है कि नमक कानून को तोड़ना था। यही जो है कि दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था, जो है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली माँ को कैद कर दिया। यानी कि ये कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है कि अपनी सौतेली माँ को जो है कि कैद कर दिया था। ऑप्शन ए कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन बी कह रहा है शाहजहाँ, ऑप्शन सी कह रहा है जहांगीर और ऑप्शन डी कह रहा है हुमायूं। इसमें बताना है कि किस मुगल शासक ने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता की मृत्यु के बाद कैद कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शाहजहाँ ने जो है कि अपनी माँ को कैद कर दिया था, सौतेली माँ को। अब देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि मुगल शासक शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के मृत्यु के बाद जो है कि अपनी सौतेली माँ जो है कि नूरजहाँ को कैद कर दिया था, जिसकी मृत्यु जो है कि 1645 ईस्वी में लाहौर में हो गई। यानी नूरजहाँ की जो मृत्यु जो हुई थी 1645 में जो है कि लाहौर में हो गई थी, जिसको शाहजहाँ ने कि अपने पिता की मृत्यु के बाद कैद कर दिया था। ये शाहजहाँ, ये नूरजहाँ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इस तरह हम लोगों ने कि जो है कि आज जो है कि 21 क्वेश्चनों को करा, 21 क्वेश्चन देखे और उसके बारे में डिस्कस भी किए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बिग स्टडी चैनल से जोड़िए, जिससे अच्छे से अच्छे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो कि बिग स्टडी चैनल पर डेली जो है कि मिक्स क्वेश्चन का जो है कि मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली करते रहेंगे। तो इसलिए बिग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है कि आगे हम लोग कल देखेंगे।